नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित सभी सहृदय मनुष्यों को माधुरी रावत का प्रणाम। आप सभी को उत्तराखंड के उजास पर इगास की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज पुनरुत्थान की इस 11 वर्षीय यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एक बार फिर एकत्र हैं और ध्येय बस यही है कि जिनके जीवन में किसी भी कारण अंधियारा हुआ हो, उसमें हम लोग उजास की एक किरण पहुंचा सकें। इसी भावना के साथ मैं इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सहयोगी और प्रत्येक साथी का हार्दिक स्वागत करती हूं। साथ ही हम इस कार्यक्रम में बहुत ही भावपूर्ण स्वागत करते हैं हमारे पुनरुत्थान के सभी बच्चों का और उनके अभिभावकों का। कृपया एक बार जोर की तालियों से उनका स्वागत करें। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस भावना के साथ आज इस कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए श्री लोकेश नवानी जी को सादर आमंत्रित कर रही हूं। कृपया कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें। नवानी जी के स्वागत में एक बार जोर की तालियां। भाई साहब एक मंच पे बीच में रहेंगे और मैं पुनरुत्थान टीम के मुख्य संयोजक श्री जगमोहन सिंह रावत जी से सादर अनुरोध करूंगी कि कृपया वे एक पौधा भेंट करके हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। धन्यवाद भाई साहब। कृपया मंच से नीचे अपना स्थान ग्रहण करें प्रथम पंक्ति में। धन्यवाद। और अब जैसे कि हमारे उत्तराखंड में किसी भी कार्य की शुरुआत हम मंगल कामना के साथ करते हैं, तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं एक मांगल गीत के लिए शांति बिंजोला जी और उनकी टीम को। सबसे पहले हम कार्यक्रम का शुभारंभ इस मांगल गीत के साथ करते हैं। शांति बिंजोला जी और उनकी टीम। ये हैं। कृपया जोर की तालियों के साथ हमारी टीम का स्वागत करें। शांति बिंजोला जी, सुनीता बहुगुणा जी, सरिता मेंदोलिया जी और हेमलता उनियाल जी। एक बार जोर की तालियों से हमारी सशक्त टीम का स्वागत इस मांगल गीत के लिए। माइक अच्छा माइक इस सारी पकड़े मुझे बहुत तेज आ रहा है। कोई बात नहीं, तो क्या हो जाना
या खोली का गणेशा है तेरा हो या मोरी का नारेना है तेरा हो या खोली का गणेशा है तेरा हो या मोरी का नारेना है तेरा हो या मुझे नाम तेरा है तेरा हो या मोरी का प्यारा है तेरा हो या बचे नाम देवा है तेरा हो या मोरी का प्यारा है तेरा हो या अली बद्रीनाथ है तेरा हो या शिव तो कैलाश है तेरा हो या अली बद्रीनाथ है तेरा हो या शिव को कैलाश है तेरा हो या हरि का परिवार है तेरा हो या हमारा भीतर देवा है तेरा हो या हरि का परिवार है तेरा हो या हमारा भीतर देवा है तेरा हो या काशी में नाथ है तेरा हो या हरि का परिवार है तेरा हो या काशी में नाथ है तेरा हो या हरि का परिवार है तेरा हो या रोदी नाथ है तेरा हो या भगवती नरसिंह है तेरा हो या भगवती नाथ है तेरा हो या भगवती नरसिंह है तेरा हो या गोरी का गणेशा है तेरा हो या मोरी का नारेना है तेरा हो या गोरी का गणेशा है तेरा हो या मोरी का नारेना है तेरा हो या मोरी का नारेना है तेरा हो या मोरी का नारेना है ये था सुंदर सुमधुर
मांग रही हमारी शांति बिंजोला जी और उनके साथियों के स्वर में इस मंगल कामना के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत हमने अभी की है और आरंभ में ही अपनी संस्था धात के परिचय के लिए मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे धात के केंद्रीय सचिव श्री तन्मय मंगनाई जी को उनके संबोधन के लिए। आप सबको उत्तराखंड के एजाज पार्वती दास की बहुत बहुत बधाई और पुनरुत्थान धात की जो यात्रा के 12वें वर्ष के प्रवेश के अवसर पर आप सब सभी जनों को और जो यहाँ पर साथी हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। आज से लगभग 11.5 साल पहले उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा ने हम सबके मानस को झंझोरा था और समाज के तमाम संवेदनशील लोगों की तरह हम लोगों के सामने सवाल आया कि ऐसे हालातों में एक समाज के रूप में हमको क्या करना चाहिए। और इस बात को लेकर के, सवाल को लेकर के हम लोगों ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में जब सब लोग आए तो लोगों ने तय किया कि तात्कालिक रूप से तो हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन ये जो सहायता है या ये मानवीय जो संवेदना है ये तात्कालिक न होकर के दीर्घकालिक हो। हम लंबे समय तक उनके दुख के साथ, उनके संकट के साथ खड़े हो पाए, ऐसा कुछ प्रयास किया जाना चाहिए। और आज हमारे बीच में जयदीप सकलानी जी बैठे हैं। मैं विशेष रूप से नमस्कार करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम सरकार के प्रयासों के लिए दबाव तो बनाए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए। और तब ये बात चली कि जो दीर्घकालिक रास्ता ये हो सकता है कि हम जिन भी परिवारों के सदस्य गए हैं उनके बच्चों की शिक्षा को किसी भी सूरत में रुकने न दें, और उसके लिए हम सब लोग समाज के रूप में सामने हैं। और मुझे याद है उस दिन मानसून हट रेस्टोरेंट एक आराघाट में हुआ करता था, ये 19 जून 2013 की बात है, और हम सब लोग एकत्र हुए और तब ये बात चली और लगभग ऐसा तय हुआ कि हम 30 बच्चों की शिक्षा की बात करेंगे। और ये छोटी सी बात जो एक छोटी सी मानवीय संवेदना थी, हमको खुद नहीं मालूम था ये कितनी लंबी यात्रा चलने वाली है, हम इस काम को कितने समय तक कर पाएंगे, लेकिन हम सब यहाँ पर लोग आए इसके गवाह हैं कि पिछले 11 सालों में बरस दर बरस इस यात्रा ने, इस काम ने अलग अलग पड़ाव देखे, अलग अलग मुश्किलें देखी, और एक स्वैच्छिक संगठन जो पूर्णतः अपने स्वैच्छिक संस्थाओं और सदस्यों के सहयोग से चलता है, उसने एक इतने लंबे समय तक एक विधिवत एक छोटी सी पहल को एक कार्यक्रम का आधार दिया। और मुझे बताते हैं बहुत खुशी है कि जो 30 बच्चों की शैक्षणिक सहयोग की यात्रा का जो पहला कदम हमने उस दिन रखा था, उसने पिछले 11 वर्षों में लगभग 55 लाख रुपए का सहयोग समाज से जुटा करके उन बच्चों के खाते में भिजवाने का काम किया। और इस पूरे काम को करते हुए एक अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना, उसकी सूचना लगातार लोगों से साझा करना, लगातार उन लोगों से संवाद करना। हर वर्ष हम बच्चों से मिलने जाते थे। ये हर वर्ष का जो इजाज का आयोजन है ये भी उसकी कड़ी है। हम हर बार उन बच्चों को बुलाते हैं, कई बार पूरे बच्चे आते हैं, कई बार नहीं आ पाते। हर बार हम डोनर्स को आवाज देते हैं कि वो आए और उनसे मिले। इजाज का अवसर हमारे संकल्प को दोहराने का अवसर है कि जो उजाले के सिद्ध है इस दुनिया में, वो इस तरह से कायम रहनी चाहिए कि हम कहते हैं कि दिया जलाओ कि अंधेरा बाकी है अभी, कि अगर एक भी घर में अंधेरे की छोटी सी भी दस्तक है तो उसके बरक्स पुनरुत्थान के साथी मिलकर के उस घर में उजाले के लिए, शिक्षा के उजाले के लिए और उनके संकट के सामना करने के लिए साथ खड़े होंगे। और मुझे खुशी है कि इतने बड़े संवेदनशील लोगों का समूह, लगभग जिसमें 300 से लेकर 400 डोनर्स, छोटे और संगठित संस्थाएं और बहुत सारे लोगों के प्रयास से यात्रा लगातार जारी है। और इस यात्रा के साथी बनने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, सबको नमस्कार। लेकिन इस यात्रा का जो बीज जिस धरती में उपजा है, जिस आंगन में फूल खिला है, उस आंगन का नाम धात है। और जिस आंगन ने हमको सरोकार महसूस करने की क्षमता दी कि हम समाज के प्रति संवेदनशील हो पाए, उसके विषयों के प्रति हम काम करने की ललक पैदा हो, वो ललक हमारे भीतर जिस संस्था ने पैदा करी वो धात थी, जो आज से लगभग 38 साल पहले 1987 में उत्तराखंडी की स्थानीय भाषा गढ़वाली की पत्रिका के तौर पर शुरू हुई। और तब कुछ युवा लड़के, जिनमें से कुछ अब बूढ़े हो गए हैं, सामने बैठे लोकेश जी, महेंद्र धैनी जी, और उनके
अगले दशक में है, लेकिन उन्होंने उस दौर में जिद रखी कि हम एक पत्रिका निकालेंगे। और आज से 40 साल पहले किसी पत्रिका को निकालना, जब आप संसाधन नहीं थे, तो भाई बहुत मुश्किल और दुस्वप्न था। लेकिन जब लड़के होते हैं, दुस्साहस करते हैं, तो वो यात्रा वहां से शुरू हुई। लेकिन उस यात्रा की सबसे अच्छी बात क्या रही कि जो गढ़वाली पत्रिका की यात्रा थी, लेकिन उसने उस यात्रा के बाद समझ का विस्तार लिया। उन लड़कों को समझ में आया कि दुनिया में भाषा से बड़े बड़े सवाल हमारे समाज में, जिनके लिए हमें काम करना चाहिए। और तब 1992 में हमने इस संस्था का शुरू किया और छोटी बड़ी गतिविधियां करने लगे। यात्रा बरस दरस चलती रही। हमने भाषा के सवाल पर उत्तराखंड आंदोलन से लेकर के उसके तमाम सामाजिक राजनीतिक सवालों पर अपने छोटे बड़े चहलकदमियां करनी प्रारंभ की। चाहे उत्तराखंड बनने के बाद उसके परिसीमन का सवाल था, उसकी भूमि बंदोबस्त का सवाल था, उसको लेकर चाहे हमारा हाईकोर्ट में केस था, ऐसे बहुत सारी गतिविधियां करी। और क्योंकि जब एक यात्रा बहुत लंबे समय तक चलती है, तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, चेहरे बदलते हैं, कंधे बदलते हैं, हाथ बदलते हैं। और वो धीरे धीरे करते 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 2010 में आकर के हम लोगों ने महसूस किया कि जो उत्तराखंड के जो लोक पर्व है, उनमें बहुत बड़ी क्षमता है समाज को साथ में जोड़ने की। और उनके साथ अगर हम कुछ रचनात्मक तरीके से कुछ अच्छी चीजें उनमें जोड़ देंगे, तो एक बहुत अच्छा काम हम कर पाएंगे। 2010 में पहला इगास का आयोजन तोताराम टोंडिया जी ने राजेश्वरीपुरम में किया। तब देहरादून में कोई इगास का आयोजन होता नहीं था 8-9 तक। उत्तराखंड के लोग पर्वों की कोई बात नहीं करता था, मैं आपको बताऊं। 2010 में फिर हमने हरेला का एक छोटा सा पहल किया। डीसी नोटियाल जी मौजूद है, मैं और डीसी नोटियाल जी कुछ साथी गए। हम लोगों ने कुछ पेड़ लगाए। हमने कहा चलो हम 15 लोग यही करते हैं। और लेकिन वो जो हरेला की संग्राम, इगास और फूलदेई के साथ जो हमने छोटे छोटे प्रयास किए, उनको इस पूरे 10-11 सालों में हमने अपनी समझ के साथ, जो हमारे पास फीडबैक्स आए, जो हमारी समझ बनी, उसके साथ उन पर्वों को हमने नए नए सामाजिक संदर्भ दिए। हरेला जो कृषि का पर्व था और उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी जनसंख्या पलायन के चलते शहरों में आई थी, हमने शहरों में हरेला को प्लांटेशन से, वृक्षारोपण के सवाल से जुड़ा। और उसके सवाल से केवल वृक्षारोपण से नहीं, उसके वृक्ष को बचाने से, उसके जो पर्यावरण के पारिस्थितिकी के सवाल से, उनसे जुड़ते हुए बहसें करी, अपनी छोटी छोटी गतिविधियां करी। इगास को हमने केवल लोक रंजन या मंडान लगाने या उजाले का पर्व न होकर के किसी के जीवन में उजाला भरने के सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा। फूलदेई को हमने बाल रचनात्मकता से जुड़ा। आज उत्तराखंड के लगभग 850 स्कूलों में हमारा पुनर्विचार कार्यक्रम चलता है। तो स्कूल के बच्चे हर साल फूलदेई के अवसर पर अपनी रचनात्मक चीजें, जो कहानी कविता लिखते हैं, वो व्यक्त करते हैं। इगास के अवसर पर हमारे उत्तराखंड हिमालय में जो तमाम आपदाएं आती, उनके परिवारों के साथ खड़ा होने का हर साल संकल्प धराते हैं और उसके निमित्त गतिविधि करते हैं। हरेला में उत्तराखंड के सामने इस बार हमने इतनी गर्मी देखी, ऐसे तमाम तरह के पर्यावरण के सवाल आते हैं, उन पर गतिविधि करते हैं। तो इस तरह से हमने उत्तराखंड के लोक पर्वों को नए नए सामाजिक संदर्भों के साथ समाज में करना प्रारंभ किया। और मुझे खुशी है कि ये पूरा कार्यक्रम, बड़े मैं गर्व से इस बात को कहता हूँ कि ऐसा हम बहुत चुनौती से भी कहते हैं कि उत्तराखंड में बहुत कम सामाजिक संगठन होंगे जो अपने सभी कार्यक्रम प्योरली पब्लिक फंड से चलाते हैं। हमारी सारी गतिविधियों का केंद्र समाज का सहयोग है। हमारे पास जो एक एक रुपए आज के हॉल के किराए से लेकर के भोजन तक का आम समाज हमें कंट्रीब्यूट करता है। इस आयोजन के लिए हमने आज से 10 दिन पहले अपील करी थी और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसका पूरा खर्च और उससे कहीं अधिक लोगों ने स्वैच्छिक रूप से सहयोग किया। ऐसी हरेला दिन जब पेड़ लगाते हैं, उसके लिए मैं सहयोग करता हूँ। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि पिछले 40 साल के वर्षों का निचोड़ ये है कि आज हमें जो स्वीकार्यता है, हमारे रजिस्ट्रेशन से, हमारे 12 सर्टिफिकेट से, 80G से नहीं मिली, हमें स्वीकार्यता मिली और समाज के जो आप सब लोग बैठे हुए और ऐसे सैकड़ों लोग जो अभी यहाँ नहीं भी है, तो हमारे लिए ये अत्यंत गर्व का विषय है कि आप लोग हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमारे कहने पर, हमारी कॉल पर आते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें हौसला रहता है कि जो हम कर रहे हैं ये रास्ता सही है, हम इस पर बरस दर बरस चलना चाहते हैं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल कोई और खड़ा हो सकता है, लेकिन ये सामाजिक यात्रा चलनी चाहिए। और जिस जगह खड़े होकर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस बोलने के पीछे बहुत सारे अनाम लोग हैं जो चुपचाप काम करके स्टेज को सजा करके इसकी बुकिंग करके चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको कॉलिंग करी होगी, बहुत सारे लोगों ने डिजाइनिंग करी, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये पूरा जो अभियान है बहुत सारे लोगों के स्वैच्छिक सहयोग से चल रहा है और हमें खुशी है कि यही असली समाज की ताकत है। और इसी को हासिल करने के लिए हमने यात्रा शुरू की थी। हमें खुशी है कि हम उसे कुछ एक हद तक हासिल कर पाए। और जितना ये मजबूत होगा, जितना धात मजबूत होगी, जितना पुनरुत्थान मजबूत होगा, इतना समझ लो कि समाज की एक इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्योंकि पुनरुत्थान में अगर 55 लाख रुपए हमने बच्चों के खाते में पहुंचा दिए ना, तो ये समाज ने दिया।
और समाज ने बताया कि हम अपने संकट के साथ, हमारी भी एक नैतिक ड्यूटी है। जैसे भाई ने उस दिन छोटी सी पहल करी थी, लेकिन उस पहल को इतने सारे लोगों ने आगे बढ़ा दिया, तो इससे मालूम पड़ा कि जो लोग कई तरह की नकारात्मक बातें समाज को लेकर करते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि अगर आप सच्ची निष्ठा से, समर्पण से, ट्रांसपेरेंसी से और सही तरीके से काम करते हैं तो समाज आपके साथ खड़ा है। तो जो तमाम लोग जो हमारे साथ खड़े हुए, आप सब लोग, आपके लिए बहुत जोरदार तालियां। तो मैं चाहूंगा आप सब अपने लिए भी तालियां बजाएं और उन लोगों के लिए बजाएं जो आज यहाँ नहीं भी मौजूद है, और उन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। आप सबको भी इगास की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। धन्यवाद मंगाई जी, और कृपया मंच पर ही बने रहें, क्योंकि पुनरुत्थान की जिस यात्रा की आपने बात की, 2013 से शुरू हुई इस यात्रा की, इसमें अनेक टीमें आई, सबने मिलजुल कर सहयोग किया, और वर्तमान में हमारी पुनरुत्थान की जो टीम काम कर रही है, एक संवाद के लिए मैं उसको मंच पर सादर आमंत्रित करना चाह रही हूँ। सबसे पहले कृपया जोर की तालियों से स्वागत करें पुनरुत्थान टीम के मुख्य संयोजक श्री जगमोहन सिंह रावत जी का। कृपया पोते की जिम्मेदारी एक किनारे रखकर कृपया मंच पर आए। मैं मंच पर कृपया स्थान ग्रहण करें। सादर आमंत्रित कर रही हूँ पुनरुत्थान टीम की संयोजक श्रीमती रेखा शर्मा जी को। कृपया जोर की तालियों से उनका स्वागत करें। हमारी पुनरुत्थान टीम के प्रभारी श्री विकास बहुगुणा जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ, और इनसे एक संवाद के लिए श्री तन्मय मंगाई जी मंच पर सादर माइक पर। सबको नमस्कार। और चूंकि मैंने अपनी बात पूरी तरह से रख दी है, तो हमारे साथ जो 3 साथी इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष हम लोगों ने जब विकास का आयोजन किया था 10 वर्ष का, तो हम लोगों ने कुछ उन संस्थाओं को सम्मानित किया था जिनकी एक बड़ी भूमिका रही थी आधार देने में। इस बार हमने कुछ व्यक्तियों को धन्यवाद कहने का तय किया जिन्होंने इसको आकार दिया है, लेकिन इस पूरी यात्रा को जो चलाए रखने के लिए हर साल जो आगे आकर अपना कंधा देते हैं, और ये जो कारवां चलता जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी इस बार जिनके कंधों पर है, जिनके नेतृत्व में ये आयोजन लगातार जारी है। ऐसे 3 साथी हमारे बीच में। तो मैं एक तो व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा कि वो हल्का सा परिचय दें और ये बताएं कि वो किससे कैसे जुड़े, और अगर अपनी कोई बात रखना चाहें तो बात में। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि विकास बहुगुणा जी, जो धात के भी साथी है, हमारे पुराने साथी रहे, लेकिन 2015 में उनका पहला जुड़ाव धात में इसी आयोजन के साथ हुआ, और उनका कैसा अनुभव रहा, वो क्या सोचते हैं, वो बताएंगे विकास। नमस्कार सभी को। वैसे तो मैं जॉब करता हूँ, LIC में हूँ, और तन्मय जी और मैं साथ ही जॉब करते हैं। लेकिन 2013 में जो आपदा आई थी, तो उस वक्त तन्मय जी ने थोड़ा सा हमसे बातचीत करी, और जैसे कि ये डोनर्स हमारे इतने सारे जुड़े हैं, तो इसी रूप में धात से जुड़ना हुआ। और 2013 में जो एज अ डोनर हम जुड़े थे, और वहां से ये यात्रा चलती रही, धीरे धीरे धात के सदस्य बन गए और फिर कार्यकर्ता बन गए। वह इसी तरह एक जुड़ाव हुआ धात के साथ। और आज तो धात के मतलब हम और धात शायद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम धात के बिना अपनी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप और एक बात और बताएं कि हम असल में अपने लोकेश जी अक्सर कहते हैं कि हम लोगों को शामिल कैसे करते हैं, तो हमारे साथ कई लोग जो शामिल हुए तो अपने परिवार के साथ शामिल हुए। तो हमारी धात की जो वर्तमान उपाध्यक्ष है माधुरी रावत जी संचालन कर रही है, तो जब भी हमारे आयोजन में आती थी तो जगमोहन सिंह रावत जी उन्हें छोड़ने आते थे, पति धर्म निभाते थे।
मीटिंग में बैठी रहती 1 घंटा और वो बाहर उनकी प्रतीक्षा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सुना कि हम सब क्या कर रहे हैं, वो सुनते थे कि इतनी लंबी लंबी बातें क्या कर रहे हैं। और एक दिन उनका धीरे धीरे उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि व्यक्ति के बदलने की प्रक्रिया होती। और जब वो रिटायर हुए तो रावत जी साहब ने निवेदन किया, जो उनका जिस तरह का स्वभाव था, उनका जो स्कूल और एजुकेशन में जो उनकी ख्याति थी, जिस तरह से उनको उनके शिक्षक लोग जिस तरह से याद करते, तो हमने कहा कि पुनरुत्थान में बहुत सारे बच्चों को आपके उस अभिभावक वाले तत्व की बहुत जरूरत है। और जगमोहन जी हमारे साथ आए, तो मैं चाहूंगा जगमोहन जी भी अपनी थोड़ी सी यात्रा करें। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि ड्राइवर से ही मेरी धाद से जुड़ने की यात्रा शुरू हुई, क्योंकि मेरी मैडम जो है माधुरी रावत जी, ये बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी धाद से। 2013 के आपदा से पहले से भी मैं धाद के कार्यक्रमों में शामिल होते थे लोग, और तब मैं तो ज्यादा पसंद नहीं करता था कि क्यों मेरी फील्ड अलग था और ये अपने काम में व्यस्त कंप्यूटर खोल के उस काम में लगे रहे धाद के। पर धीरे धीरे जब परिवार में जो है संगत का असर पड़ा और आप लोगों से परिचय होता गया, तन्मय जी से, नवानी जी से, या चाहे विजय जी, जो जितने लोग हैं पुराने लोग, मुझे लगा ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से, मेरा मतलब है कि निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं समाज की, हमें भी जुड़ना चाहिए। संयोग से जो है जो आपदा आई, उस आपदा में जो है हमारे केदारनाथ क्षेत्र के लोगों ने या पूरे देश के लोगों ने बहुत कुछ खोया। वो झकझोर गया पूरी धाद टीम को। उस समय मैं टीम में शामिल नहीं था, फिर भी जुड़ने की कोशिश की। जब बात चल रही थी इनकी प्रशस्त भरत नोटियाल से माधुरी राउत की बात चल रही थी फोन पे, उस समय मैंने बीच में बोला क्यों ना बोल दो उनको, हम भी एक बच्चा गोद ले लें इसी धाद के सौजन्य से। और मैंने मानसी को तो बाद में देखा, पर मैंने उस दिन ओके कर दिया था कि एक बच्चा हम लेंगे। और जब गुप्तकाशी में हम लोग गए इस प्रोग्राम में, ऐसे भीड़ बैठती बच्चों की, आपने यहाँ भी देखा, उनमें एक लड़की हमने देखी, बार बार हमारी तरफ देख रही थी, छोटा बच्चा। तो हमने कहा ये लड़की कैसे रहेगी। मैडम को उन्होंने कहा ठीक है, उसको उंगली से बुलाया, इधर आओ, वो आ गई, नाम पूछा इत्यादि। हमने तय किया मानसी को गोद लेंगे। और धाद के सौजन्य से हमें एक बेटी प्राप्त हुई, वो हमारे परिवार का हिस्सा तो है, और उसके सहयोग के लिए हम तो आगे थे ही, परंतु आज CIMS से अपना मेडिकल लाइन का कोर्स कर रही है, ANM का कोर्स हमने उसको PSC छोड़वा के करवाया। और सामने चेयरमैन साहब बैठे हैं CIMS के, ललित जोशी जी, इन्होंने, मैं 1,80,000 रुपये जेब में रख के लाया था मानसी के लिए, उसके एडमिशन के लिए। पर जब आपसे मिलने का आपने बोला तन्मय जी ने कि पहले वहां मिल लो, नहीं तो मैं गुरुराम राय जा रहा था, और वहां मिले। 1,80,000 रुपए आपने माफ किए ललित जोशी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये यात्रा जारी थी कि इस बीच जो है आपने सुना होगा, पिताजी उसके केदारनाथ में गए, और माता अभी 1 महीना नहीं हुआ, पिछले 17 तारीख को उसकी माँ भी गुजर गई। उसने हम सबको तोड़ दिया, पूरी धाद टीम को। वो आज यहाँ पर नहीं है, उसकी बहन को बुलाया था, वो देहरादून में है, वो भी नहीं आ पाई। पर ये एक यात्रा धाद की जिससे जोड़ने का मौका मिला, इससे अच्छे अनुभव, अच्छे कार्य हमें करने को मिले, परंतु वो एक पीड़ा भी दे गया मानसिक के रूप में। अब वो पूरी तरह से पूरा परिवार हम पर डिपेंड है, हमारी धाद टीम पर डिपेंड है। और मैं धाद टीम को धन्यवाद भी दूंगा कि आप लोगों ने जो है हमें ऐसा अवसर दिया, और आपकी ईमानदारी, आपकी कर्मठता, लगातार तन्मय जी इतनी मेहनत करते जो मैं देखता था, मैं नहीं कर सकता इतना। लगातार रात को 12-12 बजे रात जो है, मैं सीख गया इस आयोजन के लिए 3-4 दिन पहले से लोगों का सहयोग आ रहा था। 1 बजे रात उठ के देखा किसका आया होगा, देखा फलां गोसाई जी का आ गया। आज राजस्थान से भी एक सहयोग आया रातों को। वो सब आपकी साख पर निर्भर था, और हम उसी से जुड़े। परंतु मेरा जुड़ने का जो है पूरा श्रेय शुरुआत माधुरी राउत को जाता है, और आज पूरी खानदान हमारी धाद से जुड़ी है।
मेरा पोता भी जुड़ गया, वो भी अभी आ गए हैं और वो भी अब धात टीम का भविष्य में सदस्य होगा। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ और ये यात्रा जो है लंबी चलती रहेगी। इतना ही हो, थैंक यू। हाँ, धन्यवाद रावत जी। और रावत जी ने जिस बात को आपके सामने रख दिया, मैं उसको उदाहरण के साथ ललित भाई का धन्यवाद देते हुए बताना चाहता हूँ कि देखो, जब आप समाज में संवेदनशीलता को पैदा करने के लिए और अच्छी स्पिरिट के लिए काम करते हैं, तो वो आपको कहाँ से आती है आप नहीं जानते। जब हमारा 2021 का आयोजन हुआ तो हम फेसबुक पर शेयर करते हैं। हमारी आदत है कि हम आप में से बहुत सारे लोगों को साल भर मैसेज व्हाट्सएप करते रहते हैं। तो हमारा लक्ष्य रहता है कि हो सकता है हमारे साथ कुछ कम लोग शामिल हो पाए, पर सूचनाएं सब तक दे। तो ललित भाई का खुद फोन आया कि दादा इस काम को हम भी करेंगे, और 2021 में वो हो नहीं पाया। अब जैसे क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत सारी चीजें कई बार फलीभूत होती, कई बार नहीं होती। लेकिन 2022 में जब मानसी ने जो 2015 में रावत जी के परिवार से जुड़ी और लगभग 6-7 साल हो गए थे, उसने रावत जी से इच्छा जाहिर की कि मुझे नर्सिंग करनी है। और रावत जी का जो ममत्व है उसके प्रति प्रेम है, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसे नर्सिंग कराऊंगा। और वो अपनी जेब में 2 लाख रुपए निकाल करके उसका एडमिशन कराने के लिए देहरादून चल दी। तब तक ललित जोशी जी के इस सीन में, ललित जोशी ने तो मुझे कहा था उनका उनसे परिचय था। मैं इस उदाहरण को केवल इसलिए बता रहा हूँ कि एक इंसान कैसे दुनिया में अच्छे बनते हैं, हम प्रक्रिया क्या होती है। तो माधुरी जी का मुझे फोन आया कि क्या उसकी एडमिशन के लिए हम कहीं और अप्रोच कर सकते हैं, और हमने, मुझे याद था तो मैंने जोशी जी को फोन किया। उन्होंने कहा दादा उन्हें भेजो, आप चिंता मत करो। अब वो इतनी आसानी से बोलते हैं तो मुझे तो चिंता ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि सामाजिक जीवन में जो बहुत मृदुभाषी और बहुत आराम से बोल देते हैं, हमें लगता है ये तो नहीं होने वाला काम, क्योंकि ये तो बहुत कह रहे हो जाएगा दादा ऐसे बोलते हैं। तो रावत जी गए और वो उन्होंने उसकी कहा कि नहीं हमारे यहाँ पढ़ेगी। मानसी ने वहां से नर्सिंग कोर्स पूरा कर लिया है, इस साल वो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। अब वो एक उच्च शिक्षा पा करके अपने पैरों पर खड़ी एक सक्षम और सुंदर लड़की है, और जब उसकी माँ गई तो आज वो अपने परिवार को संभाल पाने की स्थिति में है। तो इसका श्रेय एक पूरी इस यात्रा को जाता है, जिसमें ललित भाई ने आके बहुत बड़ा एडिशन कर दिया, क्योंकि हम तो 12वीं तक की शिक्षा के लिए सपोर्ट कर पाते थे लोग, लेकिन उसको ऐड कर दिया जोशी जी ने। तो अब ये कंप्लीट यात्रा हो गई और इसमें आकर के बहुत सारे बच्चे अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस साल सावना ने एडमिशन लिया, जिसे विकास जी का सहयोग मिलता है। तो अब सावना भी उच्च शिक्षा में ग्रहण कर रही। तो हमें ये पूरी यात्रा को यहाँ इसलिए बताने का मकसद है कि आप जब किसी यात्रा में सहचर बनते हैं, साथी बनते हैं, तो वो स्पिरिट, वो भावना कहीं ना कहीं आपके भीतर आती है और आप एक मनुष्य के रूप में बदलते हैं। और अंतिम बात यह है कि हम अक्सर कहते हैं कि हम इन बच्चों की शिक्षा की मदद करते हैं, लेकिन अगर आप गंभीरता से देखें तो इन बच्चों से ज्यादा हमारी मदद होती है। उस पूरे प्रोसेस में हम बेहतर इंसान भी तो बन जाते हैं। और मैंने महसूस करा पिछले 8 वर्षों में जितने लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े, चाहे जो सामने बैठे तमाम लोग, कोई भी इससे हटा नहीं है, क्योंकि इससे जुड़ने के बाद सबने एक आत्मिक संतोष अनुभव किया। उनको लगा यार हम कुछ बेहतर कर पा रहे। तो मुझे लगता है यात्रा ने 2 तरफा उपलब्धि करी, एक बच्चे को सक्षम बनाया और हमें कहीं बेहतर इंसान बनाया। ऐसी एक बेहतर इंसान हमारे साथ रेखा शर्मा जी भी है, वो संयोजक हैं इस पूरे कार्यक्रम की। एक बच्चे को शिक्षा में सपोर्ट कर रही है पिछले 8 सालों से, और पूरे इस अभियान को, इस बार की फंड रेजिंग से लेकर तमाम बच्चों से संपर्क करने का जिम्मा उनके पास था। तो मैं रेखा जी से भी चाहूंगा वो अपनी बात रखें। नमस्कार, मैं बीएल में कार्य करता हूँ, और बीएल में मेरी काफी सारी फ्रेंड्स हैं, जैसे माधुरी मैम हो गई, वर्षा थपलियाल, लक्ष्मी रावत, उषा शर्मा। तो मैं पहले धात को इतना नहीं समझ पाती थी, लेकिन ये लोग जब अपनी बातों को मुझसे शेयर करते थे और अपना अनुभव मुझसे शेयर करते थे, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी इसमें शामिल हो जाती हूँ। मेरे को इसका ज्यादा अनुभव था नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे इन चीजों के बारे में पता चला, जब बच्चों को मैंने देखा, तो उस टाइम पे जब मैं पहली बार गुप्त काशी गई थी और वहां मैं बच्चों से मिली थी, तो मुझे जो सुख का आनंद उस टाइम अनुभव हुआ था, मैं सोचती थी इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा खुशी और इससे अच्छा जो लक्ष्य है एक, उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर धीरे धीरे मैंने एक बच्ची को गोद लिया, सिद्धि, जो उस टाइम पे बहुत छोटी थी,
और आज वो बच्ची मुझसे लंबी हो चुकी है। तो उस टाइम पे ये बच्ची बहुत छोटी थी और मैं इसके आंखों में जो खुशी और जो चमक उस टाइम देखती थी ना, आज भी वो चमक बरकरार है। और मैं चाहती हूँ भगवान से और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये चमक इसकी जिंदगी में और इसकी उसमें हमेशा रहे ना। और मैं अपनी उन सभी फ्रेंड्स को उनका आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस संस्था से और धात से जोड़ा। धन्यवाद। विकास भी कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं। दरअसल में हम अपने सेशन को अगले पड़ाव की तरफ जाएंगे। अगर हमारे गेस्ट कुछ कहना चाहेंगे, और इसके साथ अपनी बात अगले करने से पहले हमारे कुछ में कुछ महत्वपूर्ण साथी हमारे जो हमारे इस धात की यात्रा के पुराने साथी हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनका विशेष स्वागत करना चाहूँगा। कम से कम वरिष्ठ साथी जो हमारे डॉक्टर जयंत रवानी है, त्यागी जी, हमारे पत्रकार साथी गुणानंद जसवाला जी जो धात को पिछले 8 वर्षों से लगातार देख रहे हैं, और हमारे आज जो धर्म पुनरुत्थान के कई साथी हमारे बीच में आए, रोहित मालकोटी जी, कमलानंद मेठानी जी, नरेश सिंधोला जी, समदर्शी मर्थवाल जी, वीके बहुगुणा जी, और बहुत सारे साथी जो जहाँ तक मेरे दृष्टि नहीं जा रही, मैं विजय जुयाल जी और एस डी पांडे जी, तो उन सबसे हम थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। और अगर हमारे साथी कुछ और अपनी बात रखना चाहें, कोई अपील करना चाहें वो पुनरुत्थान के विषय में या इस के बाबत कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है। विकास। पुनरुत्थान की यात्रा वैसे तो आप लोगों को जैसे बताया ही है, केदारनाथ आपदा होने के बाद ये केदारनाथ शैक्षणिक सहयोग कार्यक्रम से स्टार्ट हुई थी, और उस वक्त बहुत सारी संस्थाओं ने और बहुत सारे इंडिविजुअल ने इसमें सहयोग किया। लेकिन धीरे धीरे जब ये यात्रा आगे बढ़ी तो मैं कुछ आपको छोटे से संस्मरण बताना चाहता हूँ। आज तो ये पुनरुत्थान नाम से काम कर रहे हैं, और इसमें केदारनाथ के अलावा भी बहुत सारे अन्य बच्चे भी शामिल हैं, चाहे वो कोरोना पीड़ित हैं या बस एक्सीडेंट के बच्चे हैं, बहुत सारे अन्य भी जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है। लेकिन जब इस यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ था कि हम लोग हरेला के संदर्भ में या उस संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से मिले थे, और मुख्यमंत्री आवास में ये तय हुआ कि उन बच्चों को लेकर आना है। तो वहां गुप्त काशी में सभी बच्चों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया, और आपदा से शायद 2 साल 1.5-2 साल बाद की बात थी वो। और उस वक्त वहां से उन बच्चों को जब हम लेके आए तो मैं केवल एक ये संस्मरण सुनाना चाहता हूँ कि मैं साकेत रावत जी और एक सुनील काला जी, हम 3-4 लोग यहाँ से गए थे, और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं विजय जुयाल जी, वो तो लगभग पहले से ही वहां थे और आगे भी वो 2-4 साल केदारनाथ में ही घूमते रहे। तो ये और तोताराम ढोंडियाल जी वहां पहले से मौजूद थे। तो जब कुछ बच्चे तो बसों में बैठ गए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसी जगह के थे जहां आपदा से सड़कें पूरी तरह खराब हो रखी थी, और वहां पर मतलब बस वालों ने, टैक्सी वालों ने, सबने जाने से मना कर दिया कि हम, और वो बच्चे लगातार वहां हमारा इंतजार कर रहे थे। तो उस वक्त साकेत रावत जी और मैं 2 लोग हम अपनी गाड़ी से उस रास्ते पे गए, और जब हम उन बच्चों को बिठा के लाए तो मतलब मेरा दिल जानता है कि जब हम मेन वहां आए, जो रास्ता था अगस्त ये चंद्रापुरी के आगे क्या जगह है, तिलवाड़ा, तो मतलब वो रास्ता इतना खराब था कि वो बच्चे बस मतलब हाय हाय कर रहे थे, और हमने बस किस तरह से भगवान का नाम लेके उस एरिया से गाड़ी निकाली है। तो कुछ संस्मरण ऐसे होते हैं जो हमेशा यादों में रह जाते हैं कि मतलब ये जो सब कार्यक्रम चलता है, आप लोग आते हैं, सब लोग सहयोग करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक बहुत अलग तरह की मेहनत होती है वो दिखाई नहीं देती। तो आज मौका दिया तन्मय जी ने कुछ बातें बताने का, तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा बताया। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज अभी इसमें चालमोड़ा का एक बस हादसा हुआ जिसको जो सबने सुना, और एक सरकार अमूमन क्या करते हैं कि जब हमारे आपदा आती है तो जो किसी भी आपदा प्रभावित व्यक्ति को 4 लाख रुपए तक की मदद करी जाती है। जब ये केदारनाथ आपदा के बाद से हम लोगों ने इस बारे में कई बार बातचीत करी, और हम भविष्य में इस पर आएंगे कि एक तो तात्कालिक मदद होती है, लेकिन जो जिस भी परिवार में जो किसी की मदद की जानी होती है वो तात्कालिक मदद का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, हमारा अनुभव रहा है। और हमने तब उनसे कहा था कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए
कि पार्षद मदद उनको दी जाए और उनके बच्चों की शिक्षा को ताउम्र करने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर ऐसी घटनाओं होने की संभावना है। इस बार हमने सुना उनको हॉस्पिटल नहीं मिला समय से, इस बार हम उनको समय से मदद नहीं मिली। तो हम तो एक समाज के तौर पर बहुत छोटा प्रयास करते हैं, लेकिन दरअसल में कई बड़े सवाल है जिनका उत्तर समाज की सरकार की तरफ से आना है। तो हमको भविष्य में उस तरह पे प्रयास करना चाहिए गुणानंद जी से और तमाम पत्रकार जो इस बारे में लगातार लिखते रहते हैं उनसे सहयोग लेकर के हमको उसकी भी एडवोकेसी करनी चाहिए। मेरा ऐसा पुनरुत्थान की टीम से आग्रह रहेगा। और दूसरा, मैं चाहता हूँ कि अल्मोड़ा के जो बस हादसा हुआ, जिस गांव में घटना घटी, पौड़ी का गांव है, वहाँ का एक लड़का हमारा धात का वॉलंटियर है, दिल्ली में जॉब करता है, आशीष पोखरियाल। उसने कहा था कि वहाँ के लगभग 16 परिवारों में ऐसी घटना, 16 परिवार के लोग हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम चाहेंगे कि पुनरुत्थान के लोग अगर उनके लिए कुछ कर पाएंगे। तो हमने उनसे कहा था कि अगर ऐसा कहा जाएगा तो हम प्रयास करेंगे। तो मैं चाहूँगा जगमोहन जी इस बारे में बताएं कि अगर ऐसा हुआ तो हमको इस दिशा में क्या करना चाहिए। ये जो बस हादसा हुआ तो बड़ा दुखद है, इससे हम सब बड़े दुखी हुए। हम ही नहीं, जिसने भी सुना काफी कष्ट हुआ। ये बात तो आई थी, राकेश पोखरियाल नाम है शायद जिन्होंने ये बातें की, वहां आशीष पोखरियाल। तो उसमें जब मैंने अपने ग्रुप्स में, जो बहुत सारे ग्रुप जिनसे हम जुड़े हैं, जो हमारे टीचर्स हैं या कोई और, उनसे मैंने हूबहू ट्रांसफर किया आप लोगों का पोस्ट। तो बहुत सालों की सहयोग के लिए जो है उनकी अपील आई, परंतु उससे पहले अभी जब वो लोग उस सदमे से उबर पाए, वो लोग मरचोला के पास जो घटना हुई थी, तो मेरे ख्याल से हमें कोशिश करनी चाहिए, अपील भी करेंगे और उन लोगों से पहले जो है बात करनी चाहिए, एक टीम भेज के वहां जाके। परंतु एकदम तुरंत नहीं हो पाएगा कि वो सब लोग सदमे में है। एक आध महीने बाद एक टीम वहां जाए और उन लोगों से मिले और उसके लिए जो है करना चाहिए। सुदर्शन गुसाई जी ने तो बोला मैं एक पूरा परिवार वहाँ है, वो लुधियाना में एक पूरा परिवार में उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। कास्टेट के हैं रहने वाले सुदर्शन गुसाई जी। तो हमें करना चाहिए। आप सब लोगों से अनुरोध है, जो ऐसी घटनाएं जब होती है उससे जुड़ के एक बड़ा आनंद आता है। कर्ण थे ना, दानवीर कर्ण, दानवीर थे, नानी दानवीर हुआ, परंतु जब वो इस दुनिया को छोड़ के स्वर्ग में गए, उनको खाना नहीं मिला वहां, ऐसा बताया जाता। उनको खाना नहीं मिला, उनको सोना चांदी मिलता था हमेशा। 1 साल तक भूखे रहे, सोना चांदी क्या खाऊं। उनका भी ये मैं इतना बड़ा दानी और मुझे खाना नहीं दे रहे हो, तो उन्होंने कहा तुमने सोना दान तो बहुत किया, तुमने अन्न दान कभी नहीं किया। तो उनको 1 साल के लिए वापस जो है इंडिया में भेजा गया। इंडिया गए थे मेरे ख्याल से वो, तो उनको वापस भेजा गया पृथ्वी पर। उन्होंने 1 साल तक जो है अन्नदान किया, धन के अलावा किसी का परिवार का पेट भरा। तो बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हम लोग जो यहाँ पर डोनर्स हैं, धात के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, बड़ी सुख की अनुभूति होती है कि हमें वापस इंडिया में एक ढंग से नहीं आना पड़ेगा कि पुनः मूसक भवा, है ना। तो बड़ी खुशी होती है कि हम इससे जुड़े, इसमें धात को धन्यवाद। परंतु मैं अपील जरूर करूंगा पुनरुत्थान के संयोजक होने के नाते हम आप लोगों से अपील करेंगे, जो 100 रुपया 200 रुपया जो भी होता है, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग करते हो, तो वो धीरे धीरे भंडार बढ़ता है और उन लोगों में मदद कुछ हो सकेगी तो हम आप लोगों से ही जन सहयोग ही हम लेंगे। अपनी जेब से जितना हो सका वो भी देते ही है सभी लोग, परंतु आप लोगों के बल भी धात टिकी है, हमारा पुनरुत्थान टिका है। सबसे ज्यादा पैसा इसी में जाता है, लगभग 55-60 लाख रुपया अभी तक हम लोग बांट चुके हैं लगभग ना। तो उसका हिसाब आप लोग रहे। तो मेरी अपील है और एक टीम भेजनी चाहिए वहां। थैंक यू। अंत में चलिए, तो धन्यवाद रेखा जी का। और हमारी इस बात का हमें उम्मीद है कि जो हमारी पुनरुत्थान की यात्रा है उसका इस वर्ष का काम है, पिछला काम है, आपको आपने समझा होगा और आप भी इसमें जुड़िए। हम चाहते हैं कि जिन लोगों के पास आप ये कमाना है वो भविष्य में किसी और तक जाए। पहले इस दौर को विजय व्यास जी, प्रशस्त भारत नौटियाल जी ने एक दौर में इसको आगे बढ़ाया। आप एक नई टीम है और बस ये यात्रा जारी रहे। इसके लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद मंगल जी और पुनरुत्थान की पूरी टीम का। और आपने इस संवाद में देखा होगा कि कैसे मनुष्य से और बेहतर मनुष्य बनते जाने की ये पूरी प्रक्रिया है। हम एक बार फिर से पुनरुत्थान की टीम श्री जगमोहन सिंह रावत जी, श्रीमती रेखा शर्मा जी और श्री विकास बहुगुणा जी के साथ साथ जिनके दिशा निर्देशन में पूरा कार्य चल रहा है, श्री तन्मय मोहन जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और जीवन में हौसला बनाए रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये इन बच्चों से, उनके अभिभावकों से बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा। तो शैलेंद्र जी के ओजस्वी गीत तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर इसका गायन इस कार्यक्रम में ना हो तो उसके बिना कार्यक्रम अधूरा लगता है। तो एक बार जोर की तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती मीनाक्षी दयाल जी का इस गीत के लिए। और जब तक श्री लोकेश नवानी जी ये गीत ना गाएं हम सबके साथ, तब तक उस गीत का आनंद अधूरा रह जाता है। मैं श्री लोकेश नवानी जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया मीनाक्षी दयाल जी के साथ वे भी मंच पर आए। अच्छा ठीक है। और बच्चों को बुला के लाओ। तन्मय जी उन बच्चों को भी बुलाए जिनके लिए हम ये गीत गाना चाह रहे हैं। बड़े बच्चे अगर हैं यहाँ पे, जो हमारे बीच में यहाँ पे आज के इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, अगर वो यहाँ पे आएंगे और हमारे साथ गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में मनीषा जी आप भी यहाँ पे आ जाएं। और भी कोई अगर गाना चाहते हैं, गीत बहुत अच्छा है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और सभी ने बहुत बार सुना हुआ भी है। और नवानी जी के मुंह से ही अच्छा लगता है, उनके स्वरों में ही अच्छा लगता है। आज पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे आदेश दिया है ये गाने का, तो पता नहीं कैसे निभा पाएंगे। उसके बाद सर करेंगे। खड़े हो जाओ। ये लो दो माइक है एक आदत से जा। और वाकई में ये जो गीत है ना वो जिंदगी की जीत का गीत है। और भाग ने जो संकल्प लिया है इन बच्चों के जीवन में प्रकाश करने का और सबकी जीत का, कि हम इन बच्चों को जिताना है इस संसार में, इनकी जो रोशनियों से कम नहीं करना होने देनी है बिल्कुल भी, ताकि ये पूरे जहां को जगमगा सके। तो इस खुशी में हम ये गीत आज गा रहे हैं यहाँ पे। उन्हीं को पकड़ा दो फिर माइक में, उनको भेजो इधर आ जाइए इधर। नमस्कार। आप शुरू करेंगे। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेगा जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन से गम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेगा जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है
तू जिंदा है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह और शाम के रंगी गगन को चूम कर वो जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। आ मेरा सिंगार कर तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारे ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तुझे ला जमीन पर उतार ला जमीन पर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। वो आंधियों की बिजलियों की पीठ पर सवार है। आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आकर बढ़ेंगे ये कदम बढ़ेगी एक नई जगह। पड़ेंगे ये कदम बढ़ेगी नई जगत। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। उतार ला जमीन पर उतार ला जमीन पर। उतार देश धर के आई मौत तेरे द्वार पर। हजार बेच के आई मौत तेरे द्वार पर। मगर तुझे न चल सकी चली गई वो हार कर। मगर तुझे न चल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। नई सदा के संग तुम्हें मिली नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जमीन के पेट में पली अगन पड़े है जल जले। जमीन के पेट में पड़ी अनम जले है जल जले। के न टिक सकेंगे भूख रोग ये स्वराज के। न टिक सकेंगे भूख रोग ये स्वराज के। मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम। मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दागले। बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दागले। बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दागले। बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दागले। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाबी। न दब सकेंगे तुम बनेंगे इंकलाबी। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। खुलेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। उतार ला जमीन पर उतार ला जमीन पर। उतार ला जमीन पर उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बहुत बढ़िया। एक मिनट तन्ना भाई, एक बार सभी लोग गाएंगे तो अच्छा लगेगा। एक मिनट। सर प्लीज। एक गीत मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, जो धार जिस विषय पे काम कर रहा है उस विषय के साथ साथ कुछ और विषय भी है पहाड़ों में, जैसे पलायन हो गया, आग हो गई जंगल की, और बाघ हो गया। ये तीन चीजें ध्यान में रखिएगा। और ये गीत आप लोग भी गाएंगे। ये नवानी जी की तरह का टफ गीत नहीं है। नवानी जी बहुत लेवल बहुत हाई कर दिया था, हम भी कैच नहीं कर पाए, लेकिन ये गीत बड़ा सिंपल गीत है, मतलब इसको आराम से भी गा सकते हैं आप। तो गीत इस प्रकार है। ये गीत हमारे मित्र चंदन सिंह नेगी ने लिखा है और गीत के बोल बड़े साधारण बोल है। इसमें आप लोग भी गाएंगे तो आनंद आएगा। इसमें जो पहाड़ के जो हालात है आज की डेट में, वो पूरा इस गाने में कवर होता है। तो गाने क्या है
कि बैठकों में हल टंगे हैं बल हमारे गांव में। बैठकों में हल टंगे हैं बल हमारे गाँव में। बस प्रधानों के मजे हैं बल हमारे गांव में। बस बयानों के मजे हैं बस हमारे गाँव में। बैठकों में हल टंगे हैं बल हमारे गांव में। बैठकों के हल टंगे हैं बल हमारे गाँव में। बस प्रधानों के मजे हैं बल हमारे गांव में। बस प्रधानों के मजे हैं बल हमारे गाँव में। कैसे कह तू गांव में किलकारियों की गूंज है। कैसे कह तू गाँव में किलकारियों की गूंज है। कैसे कह तू गांव में किलकारियों की गूंज है। कैसे कह तू गाँव में किलकारियों की गूंज है। दादा दादी रह गए हैं बल हमारे गांव में। दादा दादी रह गए हैं बल हमारे गाँव में। बैठकों में हल टंगे हैं बल हमारे गांव में। बैठकों में हल टंगे हैं बल हमारे गाँव में। बस प्रधानों के मजे हैं बल हमारे गांव में। बस प्रधानों के मजे हैं बल हमारे गाँव में। अब नहीं देती सुनाई कूक कोयल की वहाँ। अब नहीं देती सुनाई कूक कोयल की वहाँ। पास के जंगल जले हैं बल हमारे गांव में। पास के जंगल जले हैं बल हमारे गाँव में। बैठकों में हल टंगे हैं बल हमारे गांव में। बैठकों में हल टंगे हैं बल हमारे गाँव में। बस प्रधानों के मजे हैं बल हमारे गांव में। बस प्रधानों के मजे हैं बल हमारे गाँव में। जंगलों की छाँव को छूना मना है क्या करे। जंगलों की छाँव को छूना मना है क्या करें। जंगलों की छाँव को छूना मना है क्या करे। जंगलों की छाँव को छूना मना है क्या करें। बाघ के पहरे लगे हैं बल हमारे गांव में। बाघ के पहरे लगे हैं बल हमारे गाँव में। बैठकों में हल टंगे हैं बल हमारे गांव में। बैठकों में हल टंगे हैं बल हमारे गाँव में। बस नेताओं के मजे हैं बल हमारे गांव में। बस नेताओं के मजे हैं बल हमारे गाँव में। ठीक होना चाहती दादी मगर बीमार है। 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 डॉक्टर छुट्टी गए हैं बल हमारे गांव में। डॉक्टर छुट्टी गए हैं बल हमारे गाँव में। बैठकों में हल टंगे हैं बल हमारे गांव में। बैठकों में हल टंगे हैं बल हमारे गाँव में। बस प्रधानों के मजे हैं बल हमारे गांव में। बस प्रधानों के मजे हैं बस हमारे गाँव में।
बैठ कर बस में जवानी शहर को जाने लगी। बैठ कर बस में जवानी शहर को जाने लगी। बैठ कर बस में जवानी शहर को जाने लगी। बैठ कर बस में जवानी शहर को जाने लगी। गांव सड़कों से जुड़े हैं पल हमारे गांव में। गाँव सड़कों से जुड़े हैं बल हमारे गाँव में। एक जगरिया गा रहा है साथ में कुछ लोग हैं। एक जगरिया गा रहा है साथ में कुछ लोग हैं। एक जगरिया गा रहा है साथ में कुछ लोग हैं। एक जगरिया गा रहा है साथ में कुछ लोग हैं। बाकी सारे सो रहे हैं बल हमारे गांव में। बाकी सारे सो रहे हैं बल हमारे गाँव में। बाकी सारे सो रहे हैं बल हमारे गांव में। बाकी सारे सो रहे हैं बल हमारे गाँव में। बाकी सारे सो रहे हैं बल हमारे गांव में। धन्यवाद। धन्यवाद जयदीप सकलानी जी, पूरे जोश में थे आज। बहुत समय के बाद मैंने उनको देखा है, सिर्फ फेसबुक में ही पहले देखा था, आज सामने देखा है, बहुत बेहतर। और मीनाक्षी जुयाल जी और बच्चों ने बहुत सुंदर ये गीत गाया है। और ये ओजपूर्ण ये जो गीत है, इसमें जोश हमारे बीच जगाया है। और मैं यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी mangal.com के श्री विजय भट्ट जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। वो हमारे इस आयोजन के सहयोगी हैं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर मंच पर उनके संबोधन के लिए श्री ललित जोशी जी, जो CIMS के चेयरमैन हैं और जिनका जो हमेशा एक मजबूत हाथ की तरह हमारे साथ हैं, हमारी पीठ पर है, उनको यहाँ पर सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री ललित जोशी जी। धन्यवाद दीदी। आज का जो ये कार्यक्रम आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में धात संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो सर्वप्रथम तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और धात संस्था के आदरणीय अध्यक्ष जी, महामंत्री तन्मय मंगई जी और अन्य जितने भी पदाधिकारी और सदस्य लोग हैं और जो लोग यहाँ पर किसी न किसी भाव से इस इगास पर्व को मनाने के लिए उन बच्चों के साथ आए हैं, उन सबका अभिवादन, नमस्कार, सबको प्रणाम। क्योंकि आदरणीय मंगई जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, उन सभी बातों से मैं अपने आप को संबद्ध भी करता हूं। और बस 2-3 चीजें, क्योंकि जब मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा और अभी हम कल की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि कल हमारे कॉलेज के बच्चे जो हैं, हमारे केदारनाथ आपदा प्रभावित बच्चों के साथ इगास पर्व मनाएंगे। परसों को बाल दिवस है, तो हमने प्रेयर में भी कुछ एक्टिविटी रखी है और लगभग हमारे 1500 बच्चे इस कार्यक्रम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन बच्चों के लिए खड़े हैं, वो भी अपनी तैयारी में लगे हैं। तो मेरा सौभाग्य था, क्योंकि मेरी जन्मस्थली बागेश्वर की है और कर्मस्थली तो अब पिछले 20 साल से देहरादून है, तो मेरे 2 शिक्षण संस्थान हैं यहाँ पे। और जब मुझे धात के बारे में पता चला
2-3 साल पहले, तो मैंने एक दिन आदरणीय मंगई दादा को फोन किया। मैंने कहा दादा ये जो मैं व्हाट्सएप में देख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी डायरेक्टली जुड़ूं और जो भी मेरे से सहयोग होगा मैं भी करूंगा, क्योंकि बाकी रिश्ते, बाकी जब हम अधिकारियों से मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, सब में कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है। वो स्वार्थ के कारण ही सारे रिश्ते चल रहे हैं। लेकिन एक ये ऐसा काम है जहां कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से, अपनी एक इंसानियत के भाव से, जितने लोग मैं समझता हूं इस समय यहाँ आए हैं, वो केवल इसी भाव से आए हैं कि हम केवल केदारनाथ आपदा ही नहीं, अपितु उत्तराखंड के किसी भी आपदा प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के लिए अगर हम कुछ कर सके, तो मैं समझता हूं कि इस पृथ्वी में इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा दादा मेरे पास 2 शिक्षण संस्थान है, मुझे आप ऐसे बच्चे बताना जो 10th कल है या 12th कल है, उनके हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास मेडिकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, बीबीए, बीसीए, बीएससी, आईटी, तमाम प्रकार के नर्सिंग पैरामेडिकल के कोर्स हैं। अमूमन जिनमें 2 लाख से 6 लाख का खर्चा आता है। तो मैं कम से कम उनकी ट्यूशन फीस माफ करने का एक संकल्प ले सकता हूं। और इसी से प्रेरित होके हम लोगों ने कोरोना में सुपर 100 प्रोग्राम निकाला था, जिसमें 100 ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर जिनके माता पिता कोरोना काल में या किसी आपदा में उनकी डेथ हो गई हो, उन बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। आज वो सारे बच्चे अपने अपने पैरों में खड़े हैं। तो उसके बाद भी मेरे मन में एक विचार और आया कि जब धात संस्था और आप लोगों के सहयोग से इतना काम हो सकता है, हमारे भैया अभी दादा बोल रहे थे जगरिया को, मैं तो इनको जगरिया और डगरिया दोनों मानता हूं, क्योंकि ये जगाने का काम भी करते हैं और नचाने का काम भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे कवि हैं, लेखक हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो अभी 2 साल पहले हमने निर्णय लिया अपने बोर्ड ऑफ कमेटी में कि हम लोग, हमारे यहाँ जितने कोर्स हैं जिसमें हम डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं, जिनमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, लगभग 28-29, तो 10 से 12 सीटें हर साल हमने रिजर्व रखी है, अर्थात 300 सीटें प्रति वर्ष, जिसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल तक के कोर्स हैं, जिसमें हम पूरी ट्यूशन फीस बच्चों की माफ करते हैं। इस समय भी लगभग 450 बच्चे पढ़ रहे हैं, कई बच्चे पास आउट हो चुके हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आपसे और आग्रह करना चाहूंगा दादा कि केदारनाथ आपदा के अलावा भी पूरे प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर, चाहे वो हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र के बच्चे हो, अनाथ बच्चे हो, अंत्योदय परिवार के बच्चे हो, हमारे राज्य आंदोलनकारी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके बच्चे हो, लोक कलाकार जो हमारी लोक साहित्य संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं, एक जगरिया, एक हल लगाने वाला, एक लोहार या एक लोकगीत गाने वाले की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। कुछ ही कलाकार ऐसे हो सकते हैं जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए प्रोग्राम का लेते हैं, अन्यथा जो लोक गीतों में गाँव में आज भी बैठे हैं उनकी कोई इनकम नहीं है। तो आर्थिकी के आधार पे वो किसी भी वर्ग का, जाति का, इवन धर्म का क्यों ना हो, अगर वो पढ़ना चाहता है तो आपके माध्यम से वो सुपर 300 जो प्रोग्राम है उसमें भी आप मुझे बताइएगा। अभी भी हमारे पास 95 सीट्स इस साल के लिए मेडिकल की है, जिनमें ओटी, लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, तमाम कोर्सों को हम करा सकें, ताकि कल वो बच्चे किसी अन्य बच्चे का सहारा बन सके। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि जो ऑडियंस यहाँ पर आई है वो CIMS, UIHMT में या मंगई जी के माध्यम से ऐसे बच्चों को जरूर भेजें, क्योंकि कहते हैं कि विद्या धर्म सर्व धर्म प्रधानम। जाना तो यहाँ से सबने, कोई 80 साल में जाएगा, कोई 40 में जाएगा, कल कौन रहेगा ये भी नहीं पता। लेकिन अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर जाएं, हालांकि मैं नशे के ऊपर भी पिछले 15 वर्षों से सजग इंडिया के माध्यम से 95 ब्लॉकों में 1556 स्कूलों में 7.5 लाख बच्चों से व्यक्तिगत मिला हूँ, जिसको सदर इंडिया के माध्यम से अभी तक 55 मिलियन, 5.5 करोड़ से अधिक लोगों ने यूट्यूब में भी देखा है। तो मैं गाँव में तो जाता ही हूँ, पूरे कुमाऊं, गढ़वाल, जौनपुर, जौनसार में, लेकिन इस परिवार से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह भी करूंगा कि जिनके पास समय होगा वो कल हमारे
महाविद्यालय में ही एक छोटा सा आप लोगों ने बच्चों के लिए एक्टिविटी रखी है। कुछ दिवाली मनाएंगे, कुछ विकास भेलो खेलेंगे, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम। बाहर से कुछ ऐसी टीम नहीं है, अपने ही बच्चों ने मिलकर करा है। और परसों 14 को बाल दिवस है, और जैसा कि दादा बोल रहे थे कि कल गवर्नर हाउस भी जाएंगे, तो मैंने बोला है कि बसें हम अपनी तरफ से उनका ब्रेकफास्ट लंच जो यहाँ तक की जो जिम्मेदारी हमको होगी हम करेंगे, ताकि वो बच्चे यहाँ पर आ सके, देख सके। समय मिलेगा तो हम उनको साइंस सिटी भी ले जा सकते हैं, FRI भी ले जा सकते हैं, जैसा आप लोगों का आदेश होगा। तो आज शाम भोजन के बाद वो बच्चे रात में वहां पहुंच जाएंगे। कल नाश्ता के बाद फिर आगे की कार्रवाई आप लोगों के माध्यम से हम करेंगे। तो मैं पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि हम सब मिलकर किसी न किसी रूप से अगर समाज में जुड़ेंगे तो एक अंदर से ताकत आती है, एक अंदर से ऊर्जा आती है, और उस ऊर्जा से बड़ी शक्ति मुझे तो कुछ नहीं लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद ललित जोशी जी। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये जो आपने पहल की है, जिसमें कम से कम 2 बच्चे, हमारी मानसी और सावना को तो मैं जानती हूँ, जो आपके यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और आत्मनिर्भरता एक ऐसा महत्वपूर्ण हौसला देता है कि आदमी का आत्मविश्वास से वो लबरेज हो जाता है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाता है। आप इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बच्चों को पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी हमारे जो बच्चे आए हैं इतनी दूर दूर से, वो पुनः एक बार आपके संस्थान में आनंद लेंगे कार्यक्रम का, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों की ये बात चली है, उनसे एक संवाद के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ मीनाक्षी जुयाल जी को। और जो हमारे बच्चे हैं, कृपया जोर की तालियों से उनका स्वागत करें। हरि बोधनी को मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, शीघ्रता से आओ। हरि बोधनी इस वर्ष B.Ed कर रही हैं। ये हम सब के लिए बहुत उत्साह की और जोश की बात है, और उन्होंने खुद पिछले वर्ष ये इच्छा जाहिर की थी कि वो B.Ed करना चाहती हैं। और हम मोहन काला जी का और इंदिरा राय अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर उसकी इस इच्छा को पूरा किया है। और इस वर्ष अगस्त्य मुनि से हरि बोधनी B.Ed कर रही हैं। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ सावना को। सावना जो CIMS की विद्यार्थी हैं, ललित जोशी जी के इंस्टीट्यूट की। सावना कृपया शीघ्रता से मंच पर आए। मंच पर सादर आमंत्रित हैं दिव्यांशु पुरोहित। कृपया बच्चे जल्दी जल्दी आए। कुमारी करिश्मा और रेखा। एक बार जोर की तालियां इन बच्चों के लिए। और मैं मंच सौंप रही हूँ मीनाक्षी जुयाल जी को, वो एक संवाद इन बच्चों के साथ, क्योंकि हमने अपने बड़ों के मन की बात की। हम क्या चाहते हैं, हम कैसा करना चाहते हैं, हम बच्चों को फलक पे देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं ये जानना भी जरूरी है। ये नहीं चलेगा। तो सभी प्यारे बच्चों को पहले तो इलाज की बहुत बहुत बधाई। कैसा लगता है आपको ये पर्व? अच्छा लगता है। तो चलिए मैं 4 लाइन बोलूंगी और आपको हर बार में बोलना है, क्योंकि आया है इगास। ठीक है, सब तैयार? आपको क्या बोलना है? क्योंकि आया है इगास। खुशियों की है आस,
क्योंकि आया है गाज, जोर से। क्योंकि आया है गाज, यस, जगमगाया है प्रकाश क्योंकि आया है इगास, वेरी गुड, क्योंकि आया है इगास। आप सब हैं आसपास क्योंकि आया है इगास, क्योंकि आया है इगास, और ये वक्त बन गया खास क्योंकि आया है इगास। तो वहाँ ये इगास आया है और ये प्यारे प्यारे बच्चे भी आए हैं, और इन्हीं का जीवन जो है हम जगमगाना चाहते हैं, रोशनी से भर देना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे सभी बच्चों का नाम अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा पास पास आ जाएंगे और अपना नाम बताएंगे और कौन से गांव से आप आए ये बताएं। सभी को प्रणाम। मेरा नाम है हरिवोतनी और मैं रुद्रप्रयाग जिले से हूँ और शारी विलेज से बिलोंग करती हूँ। करंटली मैं बीएड एजुकेशन ले रही हूँ और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, जो कि धात के माध्यम से पॉसिबल हो पाया है। आप सभी धात के कार्यकर्ताओं और सभी जो भी डोनर्स हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, ताकि उन्होंने मुझे शैक्षणिक शुल्क दिया है और आज मैं अपनी डिग्री प्राप्त कर पा रही हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब हरिवोतनी, और ये तो तुम्हारे लिए जरूरी था, मतलब धात के सभी लोग आपके लिए बिल्कुल हर समय तैयार हैं कि आप और अच्छा पढ़ें, बीएड करें और उसके बाद और अच्छी डिग्री और हासिल करें और फिर प्रोफेसर तक भी बने, नेट भी क्वालिफाई करें आगे, और हम सब आपके साथ हैं इसके लिए। और अब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साधना है और मैं रुद्रप्रयाग जिले के योगी नारायण गांव से हूँ और मैं अभी करंटली CIMS कॉलेज से पैरामेडिकल का कोर्स कर रही हूँ और पैरामेडिकल में मैंने BMLT का कोर्स भी करा है, मतलब वही कर रही हूँ मैं। और मैं इस कोर्स में जो मेरा शुल्क या जो भी हुआ ये सब कुछ धात संस्था की से हुआ है। मैं धात संस्था का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी आर्थिक स्थिति को समझकर मेरा जो वहाँ का शुल्क है वो भी कम करा है और मेरा और मेरे परिवार का भी खूब देखभाल भी करी है, देखभाल ही बोल सकते हैं। अब हमारी आर्थिक स्थिति को समझा है, इसलिए मैं उन सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ और सभी डोनर्स का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। और मैं आगे भी यही चाहूंगी कि वो आगे भी हमारा सहयोग करेंगे और वो तो सहयोग करेंगे और हम भी खूब मेहनत करेंगे और अपना और अपनी फैमिली और धात संस्था का नाम ऊंचा करेंगे, ताकि आने वाले समय में लोग हमसे भी कुछ सीखे, जैसे हम आप लोगों से सीख रहे हैं, लोग हमसे भी सीखे। फिर से आप सभी को इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत ही बढ़िया बात बोली है सावना ने। और सावना मैं आपको बता दूं कि अगर कोई खुद कुछ ना करना चाहे तो कोई उसकी सहायता भी क्या करे फिर, लेकिन आपके हौसले बुलंद है और आप इतना अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसीलिए धात भी आपके साथ है और धात आपको और आगे बढ़ाना चाहती है। और अब इसके बाद तीसरे हैं, अपना नाम बताओ। मेरा नाम दिव्यांशु पुरोहित है, मैं रुद्रप्रयाग से हूँ। मेरा गांव का नाम क्वेली है और मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि वो सब इगास की शुभकामना बनाने के लिए यहाँ सब इकट्ठा है। धन्यवाद। वेरी गुड। और अभी 2 दिन बहुत मजे करने वाले हो आप, पता है आपको ये बात? इसमें हाँ, बहुत सारे क्या क्या मजे। अच्छा, क्या क्या करना चाहते हो आप यहाँ पे, बताओ जरा, क्या क्या करना चाहते हैं? खेलना चाहता हूँ और ऐसे पटाखे पटाखे फोड़ना चाहते हैं? यस। और घूमना भी चाहते हैं? घूमना Yes. चाहते हैं? ठीक है, तो आपकी सारी जो उम्मीदें आशाएं वो सब पूरी होने वाली हैं 2 दिन में। और इसके बाद हमारे साथ बैठी हैं करिश्मा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी को यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा सर, मैं रिस्पेक्टेड ऑल, बहुत अच्छा लगा आपने हमें यहाँ पर बुलाया है और अच्छा भी लगा यहाँ को देख के कि हाँ हमें इतनी चीजें हमारे सर लोग हैं जो हमारी आर्थिक सहायता कर रहे हैं, हमें आगे शिक्षा देने के लिए वो इतने सारे हमारी मेहनत कर रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ सके हम जैसे बच्चों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आप लोग यहाँ पर अपना आर्थिक सहयोग दे रहे। थैंक यू सो मच दिल से। तो बहुत ज्यादा यहाँ आके बहुत अच्छा ही लगा कि आप लोगों ने हमें जो डोनेशन कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही क्या बोल अच्छा है। और मेरा नाम करिश्मा है, मैं चमोली जिले के नंदनगर ब्लॉक नाखी से बोल रही हूँ और मैं वर्तमान समय में पीजी कॉलेज गोपेश्वर की छात्र हूँ। मैं बीएससी करती हूँ श्रीदेव सुबन से और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और वेरी तो भाई मेरी तो पूरी आशा है कि करिश्मा जो है ना अपना करिश्मा जरूर दिखाएगी और बीएससी के बाद
और भी वो जो भी कुछ करना चाहेगी और बहुत सफल एक इंसान बन के दिखाएगी। और सभी लोग तभी आपकी हेल्प करेंगे जब आप करना चाहेंगे। मेन बात ये है कि हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर वो हौसला होना चाहिए। पूरी दुनिया आपके साथ है। अभी देखना कितने सारे लोग बोलेंगे कि हम सब आपके साथ है ना। सभी अतिथिगण और अभिभावकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रेखा है, मैं कोटद्वार से आई हूँ। मुझे धार संस्था के बारे में मेरे स्कूल टाइम से पता चला, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो श्री जगमोहन सिंह रावत थे और उनकी वाइफ थी मिसेस माधुरी रावत। तो उनके थ्रू मुझे पता चला था धात के बारे में, क्योंकि हमारे स्कूल में एक कोना कक्षा का खुला था, तो उसकी जो बुक्स मिलती थी उसके बारे में मैंने पढ़ा और उसके बारे में जाना। और धात संस्था से मैं पिछले साल ही जुड़ी हूँ और मैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ कि वो मेरा मतलब जो मेरी डोनेसर जो मुझे डोनेट करती हैं, वो मिसेस वीना बिस्ट, वो भी कोटद्वार की ही हैं। और जो सर हैं वो धात संस्था से ही नहीं बल्कि धात से पहले से ही हमारी मतलब मेरी बहुत हेल्प करी है। उन्होंने हमारी आर्थिक स्थिति को समझा है, हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी पढ़ाई के लिए बहुत बहुत हेल्प करी है। हमारे जगमोहन सिंह रावत सर ने, माधुरी रावत मैम ने और बाकी सभी टीचरों ने हमारी बहुत बहुत हेल्प करी। मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। और जब भी कभी मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगी तो अपने जैसे बच्चों की जरूर जरूर सेवा करूंगी और वो भी बोलेंगे कि हाँ आपने जिससे सीखा है, और मैं उन्हें उनके बारे में जरूर बताऊंगी मैंने किनसे सीखा और मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली। और उन्हें भी मैं यही बताऊंगी कि जब वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं तो वो भी ऐसी जो और बाकी बच्चे हैं उनकी हेल्प करें। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली है कि ये भी ऐसे बनना चाहेंगे कि इस लायक होना चाहेंगे कि आगे ये भी बच्चों की हेल्प कर सकें। और जो काम आज समाज कर रहा है, तो देखिए समाज में आप सब इनकी हेल्प करके या किसी भी तरह इनका जीवन बढ़ा के, जीवन में रोशनी लाके आप इनको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं ऐसा ही करने के लिए। तो ये एक समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम इन बच्चों को भी एक अच्छा इंसान बनाना चाह रहे हैं। और अब मैं फिर से हरिबोधनी जी के पास आती हूँ। हरिबोधनी बताइए कि आपके गांव में इगास का पर्व आप कैसे मनाते थे? हमारे गांव में इगास का पर्व बेसिकली ऐसा मनाया जाता है कि सारे लोग जो हमारे परिवार के हैं वो इकट्ठा होते हैं, पटाखे जलाते हैं, साथ में झूमेलो खेलते हैं और पकवान बनाते हैं। जो हमारे कल्चरल जो पकवान होते हैं वो बनाते हैं, साथ में परिवार वाले खेलते हैं। ऐसे ही हम साथ में नाचते गाते हैं। ऐसे ही हमारा इगास का पर्व मनाया जाता है हमारे गांव में। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। और ऐसे ही आज हम भी यहाँ ये ऐसे ही मनाना चाह रहे हैं जैसे आप लोग वहां मनाते हैं। हम आपसे सीख के आज यही वैसे ही उसी तरह के नृत्य और उसी तरह के पकवान यहाँ बने हुए हैं, आप उन सभी का आनंद लेंगे। और अब मैं आती हूँ सावना के पास। सावना से मैं चाहती हूँ कि कोई गीत अगर वो सुनाना चाहें या कोई चुटकुला, कहानी, कोई कविता कुछ सुनाना चाहेंगे? अच्छा सावना बताइए कि आपका जो सपना है मेन वो क्या बनने का है? मेरा सपना अभी तो ज्यादा बड़ा नहीं है, पर मतलब ऐसा जो मैं कोर्स कर रही हूँ वो अभी लैब टेक्निकल का है, तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट बोलते हैं, टेक्निकल तो ऐसी है टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा सपना ये जो मतलब मैंने खुद से देखा है कि हम जब भी किसी हॉस्पिटल में गए हैं, मैंने वहां पे भी देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास मतलब पैसा नहीं होता है, पर वो मतलब बहुत उनकी हालत बहुत खराब रहती है। तो मैं भी बहुत बार हॉस्पिटल गई, मैंने वहां पे खुद से भी देखा कि मैं भी वैसी थी, पैसे कम थे, इलाज भी पूरा नहीं हुआ। धीरे धीरे मतलब बीमारियां भी बढ़ती गई, पर अभी का टाइम ऐसा है कि थोड़ा कम है। तो मैं यही सोचती हूँ कि जब भी मैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट में जब भी मेरा सिलेक्शन हो, जब भी मैं बनूं, कुछ डॉक्टर बनूं या फिर ना भी बनूं, अगर मेरे पास मेरी डिग्री है, मेरा नॉलेज है, मैं चाहूंगी कि मैं ऐसे लोगों की जरूर मदद करूंगी जो मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे कोई लोग होते हैं ना, रोड पे होते हैं, मैम बहुत मतलब उनको देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं चाहूंगी मैं ऐसे लोगों की हेल्प करूं। और मैम इंसानी नहीं, मुझे जानवर से भी बहुत लगाव है। मैम कुत्ते बिल्लियां देखे रोड पे होते हैं, जब भी हम कॉलेज जाते हैं ना मैम, हाईवे पे बहुत दिखते हैं ऐसे।
मैं ये सोचती हूँ चाहे मैं कुछ भी करूँ पर मुझे उनकी हेल्प करना मतलब मुझे अच्छा लगता है। सपना मेरा बड़ा नहीं है पर ऐसे कि मैं इनकी हेल्प करूँ। गरीब लोग, मैं खुद ही गरीब हूँ पर मतलब ऐसा है कि जब भी कभी मैं किसी चीज को अपनी डिग्री ले लूँ या फिर अपना नॉलेज बाद में इन लोगों के ऊपर करूँ, मेरा यही सोचा है। मैंने तो यही सोचा मैम। थैंक यू। बहुत बहुत खूब सावना, और आपने तो एक बहुत अच्छे इंसान होने का प्रमाण दिया है कि चलिए इंसान से तो सब प्रेम करते ही हैं, लेकिन पशुओं से, पक्षियों से अगर आप प्रेम करते हैं तो वाकई आप इंसान से थोड़ा सा और ऊपर ही है, और बहुत अच्छी बात है। और मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे लैब टेक्नीशियन बने और अच्छी रिपोर्ट दें सबको, सबकी सही बीमारी पता करके बताएं, है ना? और ऐसा जरूर होगा और आप एक दिन डॉक्टर भी बन सकते हैं। और अब हम आते हैं, आपका नाम क्या बताया था, मैं भूल गई। दिव्यांशु पुरोहित। हाँ, दिव्यांशु पुरोहित जी, थोड़ा सा मुस्कुरा जाते तो अच्छा लगता। वैसे एक बार मुस्कुरा के दिखा दो, मुस्कुरा के दिखा दो जरा। तो देखिए बहुत प्यारी मुस्कान है इनकी। और दिव्यांशु हमें पोएम सुनाने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। सुनाओगे पोएम? वेरी गुड, वेरी गुड। तालियां बजा देंगे सभी लोग दिव्यांशु के लिए। वो चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे चुंडी के दाने रूसी से रस खा लेती है, वो छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे अंत से बहुत प्यार है। वो चिड़िया जो कंठ खोल का बूढ़े वन बाबा के खाते रस उड़ेल कर गा लेती, वो छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी जन से बहुत प्यार। वो चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वो छोटी गर्मीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इनके लेखक श्री केदारनाथ अग्रवाल है। तो देखिए कविता तो कविता, साथियों इसकी जो कवि है उनका नाम भी नहीं याद है। तो दिव्यांशु पुरोहित जी एक होनहार बालक मुझे लग रहे हैं कि ये आगे बड़े होके जरूर अपने मम्मी पापा का और इस पूरे संसार में अपना नाम रोशन करने वाले हैं ना? वेरी गुड, वेरी गुड। और अब आती है करिश्मा जी। करिश्मा जी हमें बताएंगी कि करिश्मा आपको घर के काम भी करने अच्छे लगते हैं या केवल बीएससी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा तो नहीं है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मुझे घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। ज्यादातर अपनी मम्मी का हेल्प करना में बहुत अच्छा लगता है। जब हम घर जाते हैं तो मम्मी लोगों के हेल्प करते हैं। हमारे गांव में है कि हमें घास काटना पड़ता है, गाय भैंस हमारी भी, तो हमें उनको देखना पड़ता है। ये है कि मम्मी ये कहती है कि बेटा हर चीज में एक्टिव रहो, क्योंकि अगर तुम हर चीज में रहोगे तो तुम कल के दिन अच्छा भविष्य बनोगे, कल के दिन तुम अच्छा इंसान बनोगे। जो भी है मम्मी अच्छा, मतलब उनका हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है हमें। और जब ये है कि मतलब मेरा भी कुछ ऐसा सपना है कि मैं कल के दिन डॉक्टर बनूं, कुछ अच्छा इंसान। मुझे अच्छा इंसान बनना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हर कोई बोलते हैं कि इंसान बहुत कम दिखते हैं, इन बहुत भीड़ में ना बहुत ही कम मतलब ऐसे इंसान मिलते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। क्योंकि हमारे साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई कि मेरे पापा तो मतलब ऐसे मतलब जिला पंचायत डीपीसी मेंबर थे। वो भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उनका नाम गुड्डू लाल है। उनको अधिकतर अगर पहचानते होंगे तो कोई तो पहचानते होंगे पापा को। पर हमारे पापा के साथ ऐसी होगी कि पापा मतलब जब हमारे बोर्ड के एग्जाम थे, मतलब 1 महीने बाद बोर्ड का एग्जाम था हमारा, तो क्या हुआ कि पापा की डेथ हो गई। और पापा की डेथ होने के बाद हम एकदम आर्थिक रूप से एकदम क्या ही बोलना, मतलब कोई हमारी आर्थिक स्थिति हमारी इतनी खराब हो गई कि पढ़ाई का मन नहीं लगा। क्योंकि जिस टाइम हमारे बोर्ड थे उस टाइम बहुत कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पे करना पड़ता है, फोकस वो कुछ हो नहीं पाया। मतलब फिर भी अपने जो पढ़ा हमने वो देखा कि हाँ भाई जैसे करना तो पढ़ना तो है ही, पापा का नाम तो रोशन करना है जो भी है। तब उसके बाद हमें सर लोगों ने कॉल आया, हमें हमें यहाँ पर उपस्थित है ब्रजेश सर जी, इनका कॉल हमें आया कि बेटा आपके पापा मतलब एक नेता थे, राजनीति, आपके लिए तो कुछ रखा होगा। मतलब ऐसा है कि बहुत बड़े नेता आदमी है, तो होता है कि जो बड़े नेता होते हैं उनको होता मतलब परिवार ठीक रहता है। पर मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, आप तो जानते हो कि मतलब पापा तो समाज नेता रहे, उन्होंने तो सबकी हेल्प करी। पर क्योंकि हेल्प इस प्रकार करी जब यहाँ आंदोलन हुआ नंद प्रयाग मोटर मार्ग की, सुनाई होगा आपने, पैदल यात्रा हुई थी, उसमें मेरे पापा ही थे मीन मुख्य जो थे, उसमें उन्होंने थे कि वो पैदल यात्रा गई नंदानगर से यहाँ देहरादून तक, वो पैदल यात्रा आए, चौड़ीकरण हुआ उनके रोड का, उन्होंने चौड़ीकरण कराया। फिर वो बीच में टावर पे भी चढ़े, गैस की लाठी चार्ज सुनाई होगा आप लोगों ने, उसमें पापा थे, टावर पे पापा ही चढ़े थे उस पे।
तो उसी कारण पापा की तो आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि मतलब तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने अपने पे देखा ही नहीं, उन्होंने अपने स्वास्थ्य को कुछ भी देखा नहीं, और हमें भी बुरा लगा पापा आप इतना लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो कि अपने लिए तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। मतलब जो भी है अच्छी बात है। पापा ने कहा मैं तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, अच्छा है मतलब काम करना लोगों के प्रति अपने, मतलब वो भी ऐसे इंसान थे, वह लोग की हेल्प करना। जो भी अगर बड़े बूढ़े कोई भी उनके सामने दिखता है ऐसा तो उनकी वो हेल्प करते थे बहुत ज्यादा। मतलब हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी अपने पापा की तरह बनना है। भले भी पापा राजनीति आदमी थे, कहते हैं कि जिनके पापा मतलब राजनीति होते हैं तो बच्चों में भी थोड़े से गुण आ ही जाते हैं, जो भी है ऐसा है। फिर तबीयत खराब हो गई पापा की, तो पापा की मतलब ऐसे हुआ कि गोपेश्वर में उनको मतलब हम पे पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम बहुत ही क्या ही बोलना, मतलब ऐसी कंडीशन बन गई हमारी कि कोई मतलब ना तो मतलब कोई सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था हम पे। मतलब ये लगा कि पापा यहाँ से गोपेश्वर गए, वहां से मतलब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी कहा कि पहले तो पापा को बोला कि हाँ आपको हम सही करेंगे, फिर वहां से वहां भी नहीं हो पाया, फिर यहाँ श्रीनगर ले आए पापा को, फिर पापा की वहां पे डेथ हो गई आधे रास्ते। तो ऐसा ही तब हम मतलब इस कंडीशन गुजरे है कि हम बता नहीं सकते। अभी भी हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अभी भी हम ऐसे ही कि क्या बोले, पर ये है कि सर लोग अभी हमारे हेल्प कर रहे हैं। सर लोगों की जो अभी हेल्प करते हैं हमें अभी अच्छा है कि उस पर निकल थोड़ा बहुत निकल ही रहा हमारा जो भी है। इसलिए इससे पहले वाला यहाँ पे इगास प्रोग्राम जो ये हुआ तो हम नहीं आ पाए, उस इसी कारण नहीं आए क्योंकि हम पे थोड़ा समय आर्थिक स्थिति सही नहीं रही। तो हमने कहा कि सर लोगों का सर मैं तो आ नहीं पाऊँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल मेरे पेपर उसी टाइम पे मेरे एग्जाम थे, तो नहीं आ पाए मैं एग्जाम की वजह से। फिर इस अगली बार के लिए हमने इस बार के लिए बोला सर हम अगली बार आएंगे यहाँ पे। तो सर ने हमें कॉल करा बेटा आप आओ बल यहाँ पर इगास कार्यक्रम है, बल आप आइए, बल हमारी जो गाड़ी है हम भेजते हैं। बल हम कहा सर ठीक है हम आएंगे जरूर। उसके बाद हम इधर आ गए। मेरा भी यही सपना है कि मैं कल के दिन डॉक्टर बनूं, एक अच्छा इंसान बनूं, जहाँ व्यक्ति के लिए कोई अगर खड़ा ना हो वहां पर मैं खड़ी हूँ। एक अच्छा इंसान जैसे कि तालियां हम देंगे सभी करिश्मा के लिए। और करिश्मा को मैं बताना चाहती हूँ कि बेटा आप अच्छे इंसान बनोगे नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं। आप अभी आज बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे लगता है कि आपके पापा के गुण जो है ना वो आपके अंदर आए हैं और वो जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है और आप अपने जीवन में आप जरूर सफल होगे और सभी लोग आपके साथ हैं। आप बिल्कुल हिम्मत रखें और ऐसे ही बस आप पढ़ाई पे अपना ध्यान दें और खूब आगे बढ़ें। और अब मैं इसके बाद रेखा है ना आपका नाम, रेखा से जानना चाहूंगी कि रेखा आपका स्कूल कितनी दूर है वहां से और आपको पढ़ना अच्छा लगता है? आपके घर से स्कूल कितनी दूर है? मेरा स्कूल तो कंप्लीट हो गया है, मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। नहीं कोटद्वार से ही कर रही हूँ। मेरा जो स्कूल था वो मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर था और मैं साइकिल से जाती थी और साइकिल भी मुझे स्कूल से ही मिली थी। सर लोगों ने गिफ्ट करी थी, जितनी भी लड़कियां थी वहाँ पे सभी लड़कियों को सर ने साइकिल गिफ्ट करी ताकि हम ठीक से आ जा सकें, कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रेखा जी कोई गीत सुनाना चाहेंगी यहाँ पे? कोई याद नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। और बहुत अच्छा लगा बच्चों आपसे बात करके, आपके हौसले देख के और आपके जो गुण हैं, आपका एक अच्छा इंसान बनने का जो गुण है उससे हमें भी मोटिवेशन मिला कि देखिए जब बच्चे इतना अच्छा सोच सकते हैं तो हम तो सब बड़े हैं और हमें कुछ और आगे बढ़ के करना ही चाहिए क्योंकि हम भी इसी समाज का एक अंग है। समाज के लिए और हम ही समाज के द्वारा किया जाना बहुत जरूरी है अच्छे कार्यों का। तो इसी के साथ हम ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं। आप सभी का खूब उज्जवल भविष्य हो बच्चों, प्यारे बच्चों। मैं चाहूँ कि एक बार दो लोग खड़े हो गए और जो जिस बच्चों ने कहा ना एक बार को स्टैंडिंग ओवेशन जरूर दिया जाता है।
ये सुनी आपने अभी छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी बातें, उनकी आंखों में जो सपने हैं उनकी बातें, और एक पंक्ति उनके लिए कि ओ नन्हे से तारे, ओ नन्हे से तारे, ये जो टिमटिमा रहा है तू, सूरज बनकर एक दिन चमकना है तुझे, सूरज बनकर एक दिन चमकना है तुझे। और बच्चों से इस वार्ता के बाद अब बारी है उनकी, जिन पर ये जिम्मेदारी है कि वे इन नन्हे दीपकों को सूरज बनाने की जिम्मेदारी है। तो धाद के पुनरुत्थान के उन यात्रियों के लिए जो शुरू से इस यात्रा में हमारे साथ हैं, पुनरुत्थान के